अपने गरिमा का बोध होते ही श्रम के प्रति सम्मान का भाव जागृत करना होगा। लोगों को साधना, उपासना, जीवन मूल्यों को कैसे अपने जीवन में, चरित्र में आत्मसात करना, ये बताना पड़ेगा। स्वावलंबन की शिक्षा अलग देनी पड़ेगी। ये जो सीखे हुए हैं लोग, राष्ट्र के स्तर पर ये बताना पड़ेगा कि भाई हर व्यक्ति को स्वावलंबी बनना है। अब चाहे वो शाक सब्जी स्वावलंबन से शुरू करे, वस्त्र स्वावलंबन से शुरू करे, औषधि स्वावलंबन से शुरू करे, और हर व्यक्ति जो पढ़ा लिखा हो तो भी कोई न कोई तो श्रम जानता हो और उसे दूसरे को सिखा सके। यानी एक एक व्रत यदि हर पढ़ा लिखा इंसान हमारे देश का ले ले कि हम एक काम सीखेंगे जरूर और एक काम सिखाएंगे, तो भी बहुत बड़ी क्रांति हो सकती है। हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने एक परिभाषा दी थी जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। समाज में फैली हुई सभी प्रकार की सत्प्रवृत्तियों को, चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी, उसको एक छत के नीचे लाने का नाम है युग निर्माण योजना। यानी हमारा इस समय समाधान यह है कि जितने भी सत्प्रवृत्तिधर लोग हैं, चाहे वो सरकार के लोग हों, चाहे गैर सरकारी हों, NGOs हों, धार्मिक संस्थान हों, सबको जैसे हम एक प्लेटफॉर्म में ले आएँ कि भाई कुछ करो। यदि देश को बनाना है, आपने राजनीतिक आज़ादी तो पा ली, आप अपने भाग्य विधाता बन गए, लेकिन देश तो अभी भी बहुत पिछड़ा हुआ है, इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते। और आप भजनानंदी बन के किसी कोने में नहीं बैठ सकते, आपको सेवा करना पड़ेगा। सब लोग अपना अपना थोड़ा थोड़ा योगदान देंगे तब ये राष्ट्र निर्मित होगा। यानी इसमें बड़े आदमियों को भी अपना योगदान देना है, जो तथाकथित बड़े आदमी हैं, जो पैसे वाले हैं, वैज्ञानिकों को भी योगदान देना पड़ेगा। जैसे मान लो आज बिजली का संकट है, बिजली जितना बनती है ना, उसमें से केवल 75% 70% पहुँचती है, बाकी चोरी होती है, तार के द्वारा लॉस होता है, अमुक होता है, बहुत उसमें नुकसान होता है। क्यों ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि बिजली हम वहीं बना लें जहाँ हमको कंज्यूम करना है? तो इसका मतलब है कि सौर ऊर्जा का व्यापक उपयोग करने के लिए हमको खोज करनी पड़ेगी, तो हमें वैज्ञानिकों को भी लगाना पड़ेगा इस काम में। इस देश को महाशक्ति बनाना है, ये प्रोजेक्ट है। अब आप बिजली को इतनी सस्ती बना दें, सौर ऊर्जा को। उसी तरह से हमारे देश के कलाकारों को, लेखकों को, भामाशाहों को, मतलब रुपये पैसे वालों को, धर्म के कार्य में लगे हुए हैं उन लोगों को, कवियों को, कलाकारों, सबको योगदान देना है। और जनता को भी देना है कि जनता जितनी वो जानती है वो दूसरों को सिखाए, और श्रम में गौरव का अनुभव करे और कुछ करे। मतलब ऐसा है 24 घंटे में से 1 घंटा परमार्थ में देश के लिए दे दे, तो भी ये सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा। यही हमारे गुरुजी चाहते हैं। किसी को जंगल जाने की ज़रूरत नहीं है, 1 घंटा समय और थोड़ा सा अंशदान नेक कार्यों में, चाहे राष्ट्र के लिए कहो, युग निर्माण के लिए कहो, लगाए। ये सब समस्याओं का समाधान यही है। वर्तमान में राष्ट्र निर्माण में युवाओं की क्या भूमिका हो सकती है? वर्तमान में जो भी युवा हैं राष्ट्र के, उन्हें शक्ति संपन्न बनना चाहिए। स्वस्थ शरीर, स्वच्छ मन और शालीनता से युक्त सभ्य वे बने। इसके लिए जो भी उन्हें ज्ञानार्जन करना हो, शरीर स्वस्थ बनाना हो, यानी उनका और कुछ समझ में नहीं आए तो ये समझ में आना चाहिए कि हम शक्ति का संगठन करें। युवाओं को तो पहला नंबर ये है। दूसरा है वे सेवा करें, सेवा का मार्ग ढूंढें। ऐसा बहुधा होता है कि जीवन में बहुत से अच्छे काम होते हैं, पर सबसे अच्छा काम एक ही होता है हर आदमी के लिए, वो अलग अलग होता है, उसको ढूंढना पड़ता है। उसी को वरेण्यम कहते हैं। हमारे गायत्री महामंत्र में एक वरेण्यम शब्द है। तो सब युवाओं के लिए अलग अलग वरेण्यम हो सकता है, उसे ढूंढना पड़ेगा और वो उस कार्य में लग जाए। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि यदि नागरिक कर्तव्य जो मिले हुए हैं उस व्यक्ति को, वह उन कार्यों को वह व्यक्ति पूरी ईमानदारी से करे तो वो भी एक सेवा होगी, लेकिन उसे परोक्ष सेवा कहेंगे हम। एक तो प्रत्यक्ष सेवा होती है कि युवकों में से कुछ लोग इसी को ही, लोक शिक्षण को या भगवान के मार्ग में लोगों को प्रेरित करने को, नेक बनाने को पूरे ही काम के रूप में ले लें, लेकिन ये बहुत बड़ी छलांग होगी। उसमें कुछ ऐसे भी युवा होंगे, लेकिन बीच का रास्ता भी है कि हम पूरी तरह से परोक्ष सेवा ना करें, पूरी तरह से प्रत्यक्ष सेवा भी ना करें। तो एक और बीच का शब्द है सह सेवा, यानी 1 घंटा एक अच्छे काम में हम लगाएं, एक कुछ अपने अंशदान में से कुछ अच्छे काम में दें। तो ये 1 घंटा से लेकर 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे प्रतिदिन
या हफ्ते में छुट्टी का दिन जरूर इस काम में लगाएं। तो फिर धीरे धीरे यही राष्ट्र निर्माण का फिर और संगठन बनाएं, जैसा कि हमारे यहाँ चल भी रहा है। बहुत से स्थानों पर युवागण संगठित हो रहे हैं और वे मिलकर के सेवा का कार्य करते हैं, वे मिलकर के यज्ञ करते हैं, वे मिलकर के व्यसन मुक्ति के तरफ अग्रसर होते हैं। तो जब सामूहिक शक्ति काम करती है तो उसका प्रभाव भी फिर ज़्यादा होता है। ऐसा माना जाता है कि वातावरण से व्यक्ति बदलते हैं और व्यक्ति बहुत सारे मिलकर वातावरण का निर्माण करते हैं। तो मतलब जो नए लोग हैं, जैसे जैसे इसका दायरा बढ़ता जाता है उसका असर व्यापक होता जाता है। तो आज तो राष्ट्र निर्माण में युवा यही करे, एक तो ईमानदारी से काम करे, शक्ति का संचय करे, अपना ज्ञानार्जन बढ़ाए, ज्ञान बढ़ाए, शक्ति बढ़ाए और सेवा का कोई न कोई कार्य जरूर ढूंढे। तो फिर आगे रास्ता, जैसे कहते हैं ना, टॉर्च की रोशनी कुछ दूर तक दिखाई देती है, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब हम आगे बढ़ जाते हैं तो और आगे का रास्ता बताती है। तो इतना शुरू करें राष्ट्र निर्माण का काम, फिर आगे खुद ये उजाला होता जाता है और हमें मंजिल मिलती है। और अब अंत में युग निर्माण मिशन के प्रतिनिधि के रूप में आप युवा वर्ग को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम अपने युवा दोस्तों को ये कहना चाहेंगे कि दोस्तों, ईमानदारी से 1 रुपया कमाने की तुलना में बेईमानी से 1 रुपया कमाना 10 गुना अधिक तकलीफदेह है। तो उस माया के प्रलोभन में, इधर विज्ञापनों के प्रलोभनों में और उन आकर्षणों में, मिथ्या आकर्षणों में बिल्कुल न फंसते हुए अपने श्रेय मार्ग का अवलंबन करें, अपने जीवन के मूल्यों को पहचानें, ईश्वर के मार्ग में चलें, सबके हित में अपना हित है इस बात को समझें, इस बात का गौरव रखें कि हम लोग इस महान देश के वासी हैं।